नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये मामला करप्शन का है और करप्शन एक म्युनिसिपल काउंसलर के अगेंस्ट में करप्शन का एक केस फाइल होता है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, यानी कि एसीबी जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक एप्लीकेशन जाती है। उस एप्लीकेशन में काउंसलर और उसके जो भाई बंधु हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि करप्शन के मामले में इन्वॉल्व हैं। मामला तो ठीक था, एसीबी ने इनको नोटिस किया। नोटिस इस बात का किया कि आप जांच आपके खिलाफ बिठाई जाती है, आप जांच में सहयोग करें। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एज पर एंटी करप्शन लॉ आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन आने पर सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या उस एप्लीकेशन के आते ही एंटी करप्शन ब्यूरो एक एजेंसी है जिसका काम इंक्वायरी करना है, और इंक्वायरी करने के बाद अगर सब्सटेंस पाया जाता तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएगा, और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मामला जब कोर्ट तक आएगा तो कोर्ट तक मामला थ्रू पुलिस ही आएगा। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया। सीबीआई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर दर्ज करवाती है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एक एफआईआर दर्ज करवाती है। कुल मिलाकर कोई भी एजेंसी जो भारत में काम करती है वो अगर कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इंक्वायरी के बाद वो एक एफआईआर दर्ज करवाएगी, तब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू होता है। लेकिन एफआईआर दर्ज जरूर होगी। यहाँ पर एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट फंसा, और टेक्निकल पॉइंट ये है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एक एप्लीकेशन गया, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एक नोटिस चला गया व्यक्ति को। नोटिस में वो व्यक्ति ने कुछ स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट देने के बाद और उसने अपना बयान दिया, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो भी उसने उसमें किया हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इंक्वायरी एजेंसी जो एसीबी काम कर रही थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ और लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया, कुछ और लोगों से भी वार्ता की। इसके बाद वो इस नतीजे में पहुंची है कि ये व्यक्ति जो काउंसलर है ये करप्शन के मामले में इन्वॉल्व है। उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई। एफआईआर दर्ज हुई तो ये काउंसलर एफआईआर के अगेंस्ट में, यानी कि क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के मामले में वो चला गया कोर्ट, हाई कोर्ट। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का मामला है, यानी कि वो ये कहता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो को हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का राइट नहीं होता, इसलिए इस एफआईआर को क्वैश किया जाए। यानी कि इन एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ, प्री एफआईआर इंक्वायरी हुई, और प्री एफआईआर इंक्वायरी में ये व्यक्ति प्रेजेंट भी हुआ, इसने कुछ अपना डेटा भी दिया और उसके बेस पर एफआईआर दर्ज हुई। अब मामला हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट में एसीबी अपना पक्ष रखती है और वो कहती है कि जब हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान ही इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया या मैंने जो कुछ लोगों को यहाँ इन्वेस्टिगेट किया और इनका अपना बयान आया, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स आए, उसके आधार पर ये दोषी पाए जाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट में अब दो बातें ये फंसी कि अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है तो क्या एफआईआर दर्ज करे बगैर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, और दूसरी बात यह आती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जो एक्यूज्ड के विरुद्ध डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जो सामान इकट्ठा हुआ है और जो उसका स्टेटमेंट अपना आया है, वो स्टेटमेंट कितना रेलिवेंट है केस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फिर से समझाता हूं। एफआईआर दर्ज होने से पहले, यानी कि आपने कोई तहरीर दी, कोई एप्लीकेशन दी, और उस एप्लीकेशन के बेस पर कोई पुलिस वाला या कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला, कोई इंक्वायरी करने वाला आपके मोहल्ले में आया और हमारे मोहल्ले में और हमारे जानने वाले लोगों के बीच में उसने वार्ता करना शुरू किया। कारण क्या है? क्योंकि ललिता कुमारी के जजमेंट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, और बड़ा जजमेंट था, बड़ी बेंच का जजमेंट था, ललिता कुमारी आज प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसी के बेस पर हम अब ये जो इंक्वायरी वाला इन्वेस्टिगेशन का मामला है एटलीस्ट उसके बेस पर ही डील करते हैं। ललिता कुमारी का ही फाइनल जजमेंट माना जाता है। ललिता कुमारी के केस में एक जो इश्यू आया था वो ये आया था कि कोई भी व्यक्ति कोई तहरीर देता है, यानी कि कोई एप्लीकेशन
देता है पुलिस स्टेशन में, तो वो एप्लीकेशन जो उसने पुलिस स्टेशन में दी है, उस एप्लीकेशन को एफआईआर में दर्ज करना ही पड़ेगा क्या? क्योंकि पहले के बहुत सारे जजमेंट थे जिसमें यह कहा गया कि आपके पास अगर कोई लाया है तो आप एफआईआर में दर्ज करिए ही। अब सवाल यहां पर यह आता था कि एफआईआर अगर दर्ज करेगा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट वो कोर्ट में लगाएगा और कोर्ट में वो एफआईआर लगा दे और ये कहे कोई मामला नहीं था, ये झूठ बोल रहे थे, तो इतनी प्रक्रिया उसको पूरी करनी पड़ेगी अगर एफआईआर दर्ज करेगा तो। दूसरा बात यह है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले वो प्री इन्वेस्टिगेशन विजिट करने चला जाता है ऑन स्पॉट, और स्पॉट पर जाकर वो एक फाइनल देखता है कि वाकई में क्या हुआ। अगर उसको लगता है प्रेमा फेसाई कि इसमें अपराध हुआ है तो फिर वो उस एप्लीकेशन को एफआईआर में कन्वर्ट कर लेता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें अपराध का कोई चांस नहीं है, व्यक्ति जो हमारे पास आया वो झूठ बोल रहा है, तो उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट लगा देता है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब कि वो मामला क्लोज किया जाता है, इस मामले में कोई जान नहीं है, और 7 दिन, ललिता कुमारी कहता है कि 7 दिन के अंदर उसको क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, और 7 दिन में अगर क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाता तो उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। मामला बात ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रेमा फेसाई 7 दिन में ये मिल जाता है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए तो एफआईआर दर्ज करवाइए, और अगर 7 दिन में आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये लगता है कि इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए तो क्लोजर रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी, और क्लोजर रिपोर्ट की एक कॉपी जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी देनी पड़ेगी। तो अब यहां पर सवाल ये आता है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, जिनसे वार्ता की थी, उनके स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है एक्यूज्ड का तो वैल्यू कितनी। यानी कि विटनेस अब 2 प्रकार के, एक विटनेस वो एफआईआर दर्ज करने से पहले का विटनेस है और एक एफआईआर दर्ज करने के बाद का विटनेस है। इनकी कानूनन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितनी वैल्यू है। सो टू डिसाइड दैट वैल्यू, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड यस्टरडे दैट नो, ललिता कुमारी के जजमेंट के अनुसार अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो किसी भी एजेंसी को प्री एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है, यानी कि उसके पास पावर है कि नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के सेक्शन वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत भी उसके सेक्शन 6A मनमोहन सिंह ने जोड़ दिया था, और जिसमें यह कहा गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है जब तक वो सरकार से अनुमति ना ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मामले में इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार बनता है, इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार बनता है, उसके लिए वो उसको किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुमति की आवश्यकता कहीं सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बनती है तो फिर वो सिर्फ कॉग्निजेंस लेने के लिए है, कि यानी कि न्यायालय उस पर संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक सरकार इन्वॉल्व ना हो जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से किसी को मना नहीं किया गया है। यहां पर भी बात वही आती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एप्लीकेशन किसी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आई, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है, यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन शुरू तब होगा जब एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर लिखी जाने के बाद उसको इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, और इन्वेस्टिगेशन जब उसको कहेंगे तो सेक्शन 154, 156 और 157, 58, 59 एक्टिव हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में फिर उसको जो सीआरपीसी के तहत पूरे अधिकार दिए गए हैं, जैसे बिना वारंट के गिरफ्तारी करना, किसी भी घर को इन्वेस्टिगेट करना, या घर का सर्च निकालना कुछ मामलों को छोड़कर, तो ये सारी चीजें उसको जैसे एफआईआर दर्ज होती है वो चालू हो जाएगी। एफआईआर के बाद सेक्शन 160 के तहत जो भी स्टेटमेंट एक्यूज्ड का आता है वो 160 का स्टेटमेंट माना जाता है। उस स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट लगती है और उसके आधार पर बेल का प्रोसीजर शुरू होता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट या जो ट्रायल कोर्ट है वो फिर से स्टेटमेंट लेता है जितने पुलिस के सामने दिए गए, और उन स्टेटमेंट को ही फाइनल माना जाता है। पुलिस के सामने जो इन्वेस्टिगेशन दिया है उसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू ट्रायल में नहीं होती। हाँ, उसकी एविडेंशियली उसकी वैल्यू इतनी है कि वो बेल तक सीमित है, बेल है, क्वेश्चन है, इनमें सब में वो काम करेगा। लेकिन जब जजमेंट करना हम चाहेंगे, ट्रायल चलाएंगे, तो फिर हमें फिर से वो एक्यूज्ड बुलाना पड़ेगा और उसका स्टेटमेंट फिर से लेना पड़ेगा। हाँ, उसने जो एफआईआर के दौरान या जो इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट दिया है उसको हम कॉरोबोरेट करेंगे, लेकिन उसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं होगी। यहां पर सवाल यह आता है कि इंक्वायरी तो कर सकता है, कोर्ट ने कहा इंक्वायरी कर सकता है, इसके लिए किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब सवाल यह आता है इस
प्राइमरी इंक्वायरी यानी कि एफआईआर होने से पहले जो इंक्वायरी करी है उसमें जो एविडेंस आया है, जो स्टेटमेंट आया है उसका, वो स्टेटमेंट क्या सफिशिएंट है, क्या वो 160 का स्टेटमेंट माना जाए? कोर्ट ने उसमें डिसाइड किया, कहा इस स्टेटमेंट को 160 का स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद ही विटनेस का स्टेटमेंट माना जाएगा। एफआईआर दर्ज होने से पहले जो भी आपने स्टेटमेंट लिया है वो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस नहीं माना जाए, क्योंकि वो विटनेस बना ही नहीं जब तक कि केस रजिस्टर नहीं हो गया। और जब केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, तो एफआईआर के क्वेश्चन में वो व्यक्ति चला गया कोर्ट में इस बात को लेकर कि एंटी करप्शन ब्यूरो को काउंसलर के खिलाफ राइट नहीं है कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। क्यों? क्योंकि एंटी करप्शन का मामला सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लागू होता है और काउंसलर कहता है कि मेरा परिवार सरकारी कर्मचारियों की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए एंटी करप्शन का तो मामला हम पर नहीं लग सकता है। फ्रॉड का हो सकता है, धोखाधड़ी का हो सकता है, चीटिंग का हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ एंटी करप्शन का मामला तब तक नहीं आता जब तक कि मैं सरकारी कर्मचारी ना हो जाऊं, और मैं सरकारी कर्मचारी, मेरा परिवार सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो को राइट नहीं बनता है कि वो मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सके। इस बात को लेकर वो क्वेश्चन पर गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा था कि हमने जब प्री इंक्वायरी की, प्री इन्वेस्टिगेशन या प्री एफआईआर इंक्वायरी करी, उसमें ही मटेरियल निकल आया था जिसके आधार पर इनके खिलाफ करप्शन के चार्ज बनते हैं, अतः हमें प्रोसीडिंग शुरू करने दी जाए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जो भी स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो विटनेस नहीं बन पाया, और जब तक विटनेस न बन पाया हो तब तक कोर्ट उसके बयान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि ये दोनों ही स्टेजेस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से क्लियर किया है। मुझे लगता है मैं कुछ जल्दी बोल गया। जो लोग कानून के थोड़े बहुत जानकार होंगे वो आसानी से उसको समझ सकते हैं, जो लोग कानून के जानकार नहीं हैं उनको ये हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं केस का नाम आपको बता देता हूं, अगर आपने वो केस को स्टडी करना हो कि आखिर मामला क्या था। केस का नाम है चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 6764 ऑफ 2020, क्रिमिनल अपील नंबर 6363 ऑफ 2021, यानी कि 363/2021 क्रिमिनल अपील नंबर है, और एसएलपी नंबर क्रिमिनल 6764/2020 है। और इसका जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है वो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने किया है 24 मार्च 2021 को। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप, जिसको लीगल फैटर्निटीज हैं उनको पूरा पढ़ने में मजा आएगी, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसको जानने में बड़ी मजा आएगी। प्राइवेट पर्सन जो करप्शन के मामलों को लेकर कोर्ट बार बार जाते हैं उनको भी इस जजमेंट को पढ़ने में मजा आएगी। वैसे हमारे स्टेटमेंट को अगर 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।